हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपनी चैनल स्टडी ऑफ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 मेन पेपर एजुकेशन और सीटेट 2019 के लिए। उसी में हम लोगों की 200 एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की, साथ ही इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी चल रहा है हमारा, जो कि अब इवेल्युएशन, जो कि लास्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, उस पर पहुँच गया है। तो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड के आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। खास ये होने वाला है कि ये असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, साथ ही जो है एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की तरह होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मज़ा आएगा ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर दूं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप टीचिंग जॉब में हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सेट नेट जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूं, अपने पास एक कॉपी पेन ज़रूर रखिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें से ऐसे निकल के आने वाले हैं जो कि अगर आप नोट करके रखेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि सेम क्वेश्चन फ्रेंड, ये क्वेश्चन एक्चुअली में है इवैल्यूएशन पार्ट का है। ठीक है, कि क्वेश्चन के टाइप किस किस तरीके के हो सकते हैं। अगर एक टीचर पेपर बनाता है तो किस तरीके के क्वेश्चंस वो अपने क्वेश्चन पेपर में डालेगा। ठीक है, साथ ही ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग से भी जो है रिलेट हो जाता है। किस तरीके से होगा देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन 1 पढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द वेजिटेशन ऑफ अर्थ वेयर डिस्ट्रॉय। क्या होगा अगर अर्थ की सारी वनस्पति या वेजिटेशन नष्ट हो जाए। दूसरा, विच आर द मेन फूड क्रॉप ग्रेन ऑफ द गुजरात। गुजरात की मेन फूड क्रॉप कौन सी है। तीसरा, व्हाट वेयर द रिजल्ट्स ऑफ मराठा पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की जो मराठा पॉलिसी थी उसके रिजल्ट क्या निकल के आए। एंड व्हाट आर द कॉटन क्लोथ्स मेड फ्रॉम। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेमोरी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, गुजरात की फूड ग्रेन क्या है ये आपने याद किया होगा तो आपको पता पड़ जाएगा। क्लोथ, कॉटन क्लोथ किससे मिलकर बने होते हैं ये आपको पता पड़ जाएगा। तो दैट आर द मेमोरी लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, या मेमोरी लेवल टीचिंग में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, दोनों से रिलेट हो गए। नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड। देखिए, व्हाट वेर द रिजल्ट ऑफ मराठा पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। इस पर आपको रिफ्लेक्ट करना है कि रिजल्ट क्या रहे उसके। ठीक है, ये आपको बताना है। और आपसे पूछा क्या गया, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो प्रॉब्लम किस में नज़र आ रही है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कि अगर सारे वनस्पति नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अर्थ पर जितने भी वनस्पति अगर नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, ये एक प्रॉब्लम को जनरेट कर रहा है, इस पे आपको जो है फिर आंसर बताना है। तो ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गया। नाउ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग क्यूरियोसिटी कैन बी डेवलप्ड एंड इंटरेस्ट इन डेवलप्ड इन स्टूडेंट। तो क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बच्चों में इनमें से किस मेथड के द्वारा जो है इनकलकेट किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, एनालिसिस मेथड से, ह्यूरिस्टिक मेथड से, या सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, इसका सही आंसर है, पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, देन यू कैन कंटिन्यू। मैं इसका आंसर बता रही हूँ। ह्यूरिस्टिक मेथड जो होती है फ्रेंड्स, फर्स्ट, इसको डिस्कवरी मेथड की तरह ही माना जाता है लगभग। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद जो है, एक प्रॉब्लम उसको दे दी जाती है ना, सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम रहती है जिसको वो सॉल्व करता चला जाता है, और इसमें टीचर का कोई गाइडेंस नहीं रहता है, बच्चे को खुद से सारा कुछ करना होता है। एक्सपेरिमेंट मेथड भी कह सकते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटेशन में किया जाता है, या इसको डिस्कवरी मेथड भी कह सकते हैं। एक जर्नल अगर आपको समझना हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, आपने टीवी में या कहीं ऐसे गेम खेले भी होंगे कि आपको एक टास्क दे दिया जाता है कि भाई आपको इस पाथ पर चलना है, फिर आपको एक क्लू मिलेगा, फिर उस वो जब क्लू आप पढ़ लेंगे तो आपको आगे का क्लू मिलेगा। ऐसे करते करते हम लोग जो हमें मेन चीज़ खोजनी रहती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना। जैसा आपने टीवी में भी देखा होगा, बचपन में हम लोग खेलते भी थे, क्लू से क्लू मिलते जाते हैं और हम जो है उस मेन ऑब्जेक्ट तक अपने पहुंच जाते हैं। तो सेम इट इज़ द ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो चलिए, इसे साइंस में ये ज़्यादा यूज़ होती है, साइंस पढ़ाने के लिए बच्चों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अ टीचर टू हैव द नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो एक टीचर के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने, टीचर्स द टीचर, हाउ टू मोटिवेट अ चाइल्ड इन अ क्लास, कैसे मोटिवेट करना है। अगर टीचर चाइल्ड साइकोलॉजी अगर एक टीचर जानेगा तो क्या वो बच्चे को मोटिवेट करना समझ जाएगा, इसलिए ज़रूरी है। इट इनेबल्स द टीचर टू कंडक्ट अ रिसर्च वर्क ऑन अ चाइल्ड, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज है तो टीचर जो है अपना रिसर्च वर्क कर सकता है, इसलिए ये नॉलेज ज़रूरी है। या इट प्रोवाइड अ चांस टू द टीचर टू नो द innate एबिलिटीज़ ऑफ पीपल, या टू इनेबल द टीचर टू मोल्ड हिज टीचिंग अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल लॉ एंड प्रिंसिपल, या टीचर जो है अपनी टीचिंग को बच्चे की साइकोलॉजी, अगर उसको साइकोलॉजी पता होगी तो बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है अपनी टीचिंग को मोल्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगर टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होगा तो बच्चे की मनोस्थिति के अकॉर्डिंग, है ना, या मानसिकता के अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग में चेंज कर सकता है, जिससे कि बच्चे को अच्छे से बातें समझ में आ सके। वैसे भी एक बहुत फेमस जो है बोल सकते प्रोवर्ब है एजुकेशन और चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, दैट द चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ अ थ्योरी एंड एजुकेशन इज़ द एक्सपेरिमेंट। तो जितनी भी थ्योरी चाइल्ड साइकोलॉजी से हमें मिलती है हम उसको एजुकेशन में या टीचिंग में एक्सपेरिमेंट के बतौर ले लेते हैं, मतलब थ्योरी वहाँ से लेते हैं और उसको अप्लाई कहाँ करते हैं, हम एजुकेशन या टीचिंग में करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दैट इज़ द असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है। देखिए, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, दूसरी बात, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद अ लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए पहले सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग जो है ज़िंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेसेस। तो ये बात भी सही हो जाएगी क्या, कि अगर लर्निंग इतनी यूज़फुल होनी चाहिए कि वो लाइफ की हर एक चीज़ से या हर एक प्रोसेस से जुड़ी हुई हो। तो ए एंड आर दोनों सही है, और ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर भी है। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमने लर्निंग वाले लेक्चर में भी देखा है। और जो है यूज़फुल होने के लिए लर्निंग का जो है हमारी लाइफ के हर एक पार्ट से जुड़ा होना ज़रूरी है। तो दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट है ना, काउंटर पार्ट नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जो है सही एक्सप्लेनेशन है आर ए का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आइडियलिज्म एंड मॉरलिटी इन द टीचिंग प्रोफेशन। तो टीचिंग प्रोफेशन में आइडियलिज्म और मॉरलिटी टर्म का क्या मीनिंग है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लिंकिंग एजुकेशन विथ आइडिया एंड मॉरलिटी, एजुकेशन को आइडिया और मॉरलिटी से जोड़ना, क्या ये है इसका मीनिंग, या अ गुड एजुकेशनल सिस्टम, और आइडिया एंड मॉरलिटी दैट आर फिट टू बी कंप्रहेंडेड शुड बी इनकलकेटेड अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट विचारों और नैतिकता को समझने के लिए जो योग्य है उन्हें शिक्षकों और छात्रों के बीच विकसित किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप में आइडियलिज्म और मॉरलिटी के जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो अगर आप में इनकलकेट की जाएंगी तो ये टीचिंग प्रोफेशन के लिए अच्छा है। मतलब कि आइडियलिज्म और मॉरलिटी क्या बोलती है कि ऐसी वैल्यूज़ टीचर के अंदर डालनी चाहिए जो कि उसको शिक्षा देने में जो है सहायक हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो लर्निंग का एक फीचर नहीं है। तो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं लर्निंग के, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा। अनलर्निंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, न सीखना भी क्या सीखने का हिस्सा है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज़ लर्निंग, बिहेवियर व्यवहार का अध्ययन क्या लर्निंग है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर, क्या ये है। लर्निंग इज़ समथिंग दैट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग एक्सपीरियंस से भी आती है ना। मीडिएट बिहेवियर वाला भी सही ऑप्शन है। एंड अनलर्निंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, कि भाई आप ये चूज़ करके सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं कि भाई क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। बचता क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो लर्निंग स्टडी ऑफ बिहेवियर नहीं है, लर्निंग से चेंज इन द बिहेवियर होता है, वो भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ असर्शन एंड रीजनिंग वाला है। चलिए, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। तो हर टीचिंग का एक एम ये होता है कि उससे बच्चा कुछ सीखे। लर्निंग, हर टीचिंग का एक एम क्या है? लर्निंग है। हाँ जी, सही बात है। फिर दूसरा रीज़न क्या दिया? ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग। क्या सारी लर्निंग टीचिंग से ही आती है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ आपने जो सीखा है टीचिंग से ही सीखा। कुछ आप देख के भी सीखे होंगे, कुछ सुन के भी सीखे होंगे। टीचिंग क्या होती है? 1 to 1 प्रोसेस है ना। आप क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और आप बता रहे हैं, वो टीचिंग है, ठीक है। या आपके जो पेरेंट्स हैं आपको बैठा के कुछ समझा रहे हैं, वो आप टीचिंग। पर आपने कुछ देख के, कुछ सुन के, समझ के अगर सीख लिया है तो वो भी तो एक तरीके की लर्निंग है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टीचिंग से मिला है वो ही लर्निंग है। तो पहला असर्शन तो सही है, पर आर जो है इसमें गलत है। तो ये हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। अगर एक्सप्लेन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, दोनों ट्रू नहीं है, एक ही ट्रू है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एट ईज ऑफ हिज और हर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू हिज ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों की क्षमता अगर आपको समझनी है तो एक टीचर ये कोशिश कर रहा है कि उसके वो जिस बच्चे को पढ़ा रहा है उसकी क्या क्षमताएं हैं। तो ये समझने की जो प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी, इनमें इन 4 ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है। होप आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो फ्रेंड्स, बच्चों को समझ, एक टीचर है, देखिए बात टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है तो एजुकेशनल सेटिंग की बात हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड हो गई। और जब एक टीचर बच्चे को समझने की बात करता है ना, एक टीचर एक स्टूडेंट को समझने की बात करता है तो एजुकेशन की बात हो गई। और माइंड को समझना, उसकी मनोव्यक्ति को समझना, दैट इज़ द साइकोलॉजी। तो सीधी सीधी बात है, आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाउ चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है वो आपकी लर्निंग के पेस को बढ़ा देता है। हाँ जी, ये बात तो सही है, ठीक है। एज अगेंस्ट समेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज हाईली रिलायबल। और ये बोला जा रहा है कि जो समेटिव इवेल्युएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल होता है। क्या ये बात है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, दोनों ही इवेल्युएशन हाईली रिलायबल होते हैं। समेटिव भी उतना ही रिलायबल है और फॉर्मेटिव भी इतना ही रिलायबल है। फॉर्मेटिव में ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहता है, जिससे कि आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी या बच्चा अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकता है। तो देखिए इसमें असर्शन तो सही है पर रीज़न जो है गलत दिया हुआ है। तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन अभी हमारा डिस्कस होना बाकी है हमारे लेक्चर सेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दैट इज़ द फॉर एन इफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव। तो एक लर्नर जो है एक इफिशिएंट और ड्यूरेबल लर्निंग हो, है ना, कुशल और टिकाऊ, जो मतलब जो भी वो सीखे वो अच्छे से सीखे और ऐसा सीखे कि उसके दिमाग में लंबे समय तक वो बना रहे। उसके लिए क्या ज़रूरी है ये आपसे पूछा गया है। तो एबिलिटी टू लर्न ओनली, क्या सिर्फ सीखना, रिक्वेस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, तो लर्निंग के समय जो एक मोटिवेशन का लेवल होना चाहिए वो होना काफ़ी है, या अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न होना, सीखने के अवसर होना ही काफ़ी है, या फिर डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, या फिर जो डिज़ायर्ड लेवल एबिलिटी होना सीखने का और मोटिवेशन दोनों होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक इफ़िशिएंट और ड्यूरेबल लर्निंग करनी है तो आप में उतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए और आप मोटिवेटेड भी होने चाहिए उस समय जब आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही ऑप्शन होगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।